नहीं, मेरा स्ट्रिक्ट जवाब है कि नहीं। स्टेरॉइड आप अपने आप से कभी शुरू मत कीजिए, कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, एडवाइस लें, फिर ऑक्सीजन लगाएं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोविड केसेस लगातार देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और प्लीज आप लोग सभी अपना ध्यान रखें। कोरोना का लेकर बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खुद एक डॉक्टर उपस्थित हैं। बड़ी मुश्किल से हमें ये अपॉइंटमेंट मिला है क्योंकि कोविड केसेस की वजह से वो भी काफी बिजी थी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और आपको मिलाते हैं डॉक्टर संगीता से। वेलकम टू आवर चैनल। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलूंगी मैम कि आपने ना इतना बिजी शेड्यूल से हमें अपना टाइम दिया है। ये अभी थोड़ा सा बिजी थी तो इसलिए नहीं हो नहीं पाया। अभी ठीक है? वहाँ पे सिचुएशन कंट्रोल में है? हर जगह आउट ऑफ कंट्रोल ही है। ये तो है मैम। चलो मैम, आप अपना ध्यान रखना, है ना? तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कितना डिफरेंस है? अब पहली बात यह है कि कोविशील्ड अलग है और कोवैक्सिन अलग है, तो दो अलग अलग चीजों का कंपैरिजन तो होता ही नहीं है। हम्म। राइट। ओके। ये डिफरेंस ये है कि कोविशील्ड जो है ये सिमुलेटिंग वैक्सीन है। हम्म। सिमुलेटिंग मतलब ये मान के चलिए कि जो एडिनो वायरस है, जो हमें नॉर्मली कॉमन कोल्ड कॉज करता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, कोरोना वायरस की तरह मॉडिफाई करके उसमें उसको वैक्सीन में रख के वो वैक्सीन दिया जा रहा है। मतलब डायरेक्टली वी आर नॉट एक्सपोजिंग टू कोरोना वायरस, ओके। वी आर गेटिंग एक्सपोज टू ए वायरस सिमिलर टू कोरोना वायरस। कोवैक्सीन तो ये है कि डेड वायरस। हम्म। डेड वायरस भी ये है कि डेड वायरस पार्टिकल है, पूरा पार्टिकल पूरा वायरस भी नहीं है, डेड वायरस का एक छोटा सा पार्टिकल जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और वो इम्यून रेस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। ओके। और इफेक्टिवनेस के लिए हम सोचें तो दोनों इफेक्टिव है। कोविशील्ड 90% इफेक्टिव बता रहे हैं और कोवैक्सिन 81%। 81%। एज पर एज पर लेटेस्ट रिसर्च, हम्म। कोविशील्ड इज इफेक्टिव टू अप टू 90%। और ये दोनों भी सीरियस केसेस को अवॉइड करने के लिए 100% इफेक्टिव। ओके। तो दोनों इफेक्टिव है, मतलब मतलब दोनों हम दोनों को लगा सकते हैं। तो फिर जैसा आपने बताया कि एक 81% है, एक 90% है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता फिर लोग कोविशील्ड की तरफ ही जाए, कोविशील्ड ऐसा ही भी लगाए? नहीं, दोनों में कोई भी लगाओ आप, सीरियस इलनेस तक नहीं जाएंगे। जो कोरोना वायरस के केसेस हम वो कैटेगराइज कर रहे हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर की तरह कैटेगराइज कर रहे हैं। माइल्ड तो बहुत सिंपल से सिम्टम्स होंगे, मॉडरेट में तो थोड़ा सा लंग में डिफिकल्टी होगी, और सिवियर को तो आउट ऑफ कंट्रोल है, जो हॉस्पिटल में ही मैनेज हो सकता है। मतलब ये है कि हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस बहुत कम है। दोनों में आप कोई भी लगाओ, कोविशील्ड लगाओ या कोवैक्सिन लगाओ। और दूसरा अभी जो नया आ रहा है, स्पुतनिक वी आ रहा है, वो भी इफेक्टिव है। 100% गारंटी नहीं कह सकते, पर हम्म। ये है कि आपको ये सेफ करेगा। तो जब वैक्सीनेशन हम लगा लेते हैं तो उसके कितने दिनों बाद एंटीबॉडीज विल स्टार्ट टू डेवलप? ये कोविशील्ड का शेड्यूल ऐसा है कि फर्स्ट डोज के बाद सेकेंड डोज 6 to 8 वीक्स के बाद लगेगा। कोविशील्ड में? और कोवैक्स कोविशील्ड में, और ओके। कोवैक्सिन का 4 to 6 वीक्स सेकेंड डोज के लिए। सेकेंड डोज। तो एज पर रिसर्च ये है कि फर्स्ट डोज लगने के बाद 2 हफ्ते में इम्यून रेस्पॉन्स शुरू होगा, और दो वो हफ्ते में पूरी दोनों तरह, वैक्सीन में? दोनों दोनों वैक्सीन की दोनों केसेस वैक्सीन, में 2 हफ्ते बाद दोनों एंटीबॉडीज डेवलप होना स्टार्ट होंगे? डेवलप होना स्टार्ट होगा। ओके। और इसको पूरी तरह इफेक्टिव होने में सेकेंड डोज के बाद 2 हफ्ते लगेंगे। मतलब दोनों डोसेस कंप्लीट होने के बाद दो हम्म। हफ्ते के बाद पूरी तरह इम्यूनिटी डेवलप होगा। ये वैक्सीनेशन क्या हर साल लगाने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को?
अभी तो वो चीजें अभी भी रिसर्च में ही है, तो वी आर नॉट श्योर कि ये 1 साल बाद दोबारा लगाना पड़ेगा कि नहीं होगा। ओके, ये अभी रिसर्च में है अभी तो। खाली ये सेफ्टी पर्पज से हम लोगों को दी जा रही है, अभी कुछ भी डेटा हाँ, क्लियर नहीं है। मतलब 1 साल के बाद दोबारा लगाना पड़े या जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अभी कुछ चीजें क्लियर नहीं है। जैसे कोरोना मैं रिकवर्ड है तो क्या उसको भी वैक्सीन लगाने की जरूरत है हाँ, अभी? इन्फेक्टेड है तो उनके ब्लड में 3 से 8 महीने तक एंटीबॉडीज होते हैं। 3 से 8 महीने तक उन एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज होते हैं। और दूसरा अभी जो रेकमेंड कर रहे हैं, जो कोरोना से रिकवर्ड है, हाँ, उनको 4 हफ्ते बाद वैक्सीन लगा सकते हैं, अगर मत माइल्ड डिसीज से दूर हुए तो। ओके ओके ओके। और सिवियर डिसीज है तो हाँ, 8 8 हफ्ते के बाद। 8 हफ्ते बाद यानी 2 महीने बाद वो वैक्सीन लगा सकते हैं अगर सीवियर केसेस है। और एज पर गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई कोरोना से इन्फेक्टेड है तो उनको मिनिमम 4 हफ्ते वेट करना है। 4 हफ्ते बाद वो टीका लगा सकते हैं। में दूसरा ये है कि अगर वो वैक्सीन लगाएंगे तो वो इम्यूनिटी और इम्प्रूव होगा। ये 100% भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ लोगों को बाहर आने के बाद 2 हफ्ते में दोबारा पॉजिटिव भी पाया गया, दोबारा इन्फेक्शन भी हुआ है। और री इन्फेक्शन किन लोगों पे हो रहा है, किस कंडीशन पे हो रहा है, ये अभी तक कोई भी बात क्लियर नहीं है। और रिसर्च के बेसिस पे ये है कि अगर री इन्फेक्शन भी होता है हम्म तो वो सिवियर केसेस तक नहीं जाएंगे। मतलब यही है कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं होगी। हम्म कि हम श्योरली श्योर शॉर्ट में कुछ नहीं कह पाएंगे, बिल्कुल अभी क्योंकि अभी ट्रीटमेंट मॉड्यूल्स भी रिसर्च पे है, वैक्सीन का भी रिसर्च पे ही है। कि कुछ लोग कोरोना टेस्ट कराने में डर रहे हैं, हम्म, वो नहीं जा रहे हैं कोरोना टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो गया है कि जो भी अगर उसको किसी को भी माइल्ड फीवर है तो कोरोना पॉजिटिव आ जा रहा है। अब रिपोर्ट का भी हम एकदम श्योर नहीं कर सकते कि एकदम एक्यूरेट है कि नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या सीआरपी टेस्ट करवाना चाहिए? सीआरपी टेस्ट आखिर है क्या? सीआरपी का टेस्ट ये है कि हम उसे कहते हैं सी रिएक्टिव प्रोटीन। हम्म सी रिएक्टिव प्रोटीन हमारे बॉडी में तब रिलीज होता है जब कोई टिश्यू डैमेज होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। तो ओके। इन्फ्लेमेशन होने के बाद ही वो प्रोटीन रिलीज होगा। तो कोरोना टेस्ट में कुछ लोगों में सीआरपी इंक्रीज पाया गया है। मतलब ये भी तब है कि जिन लोगों को, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं और उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हम्म देन विल गो फॉर सीआरपी टेस्ट। लेकिन सीआरपी कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। ओके मतलब ये हमें कंफर्म नहीं करता है कि कोरोना है या कुछ और है। ओके ओके क्योंकि ओके। बाकी जो ऑटो इम्यून डिसीजेस हैं उनमें भी ये पॉजिटिव आता है, तो हम हम्म ये कह नहीं पाएंगे कि ये कोरोना से ही है। हम्म लेकिन कोरोना में इसका टेस्ट हमें ये देगा, एक इंडिकेशन देगा कि पेशेंट रिकवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मान हम्म लीजिए कि सिम्टम शुरू हुए हैं किसी पेशेंट में, फीवर शुरू हुआ है, 4 5 दिन बाद भी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ दूसरे सिम्टम्स भी शुरू हो गए, ब्रेथलेसनेस भी शुरू हो गए, तो हम उस टाइम पे एक बार सीआरपी करेंगे। सीआरपी करने के बाद ट्रीटमेंट भी शुरू करेंगे। 4 5 दिन बाद दोबारा सीआरपी करेंगे। इस बीच में अगर सीआरपी लेवल कंट्रोल में नहीं आया, मतलब ये है कि हमारे ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उससे हायर ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। ओके, हाई ट्रीटमेंट के लिए तो जाना। मतलब ये है कि ये सीआरपी वैल्यू हमें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा, पर ये नहीं है कि हम रेगुलरली सीआरपी करवाएं तो ये कोरोना के लिए डायग्नोस्टिक है। अगर कोई कोरोना पेशेंट है तो वो घर में रहते हुए क्या इलाज ले सकता है, क्या मेडिसिन वो ले सकता ये तो बेसिक ट्रीटमेंट है, हर जगह ये फ्लायर्स बांट रहे हैं और टीवी में भी बता रहे हैं और हर जगह बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया वाइड कहीं पर भी पॉजिटिव पेशेंट होगा है? तो गवर्नमेंट कोविड किट सप्लाई कर रहा है। अच्छा। सो इट वुड बी बेटर वी डोंट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द ट्रीटमेंट, हम्म क्योंकि इसमें भी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है।
तो बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो हर जगह हर किसी को अवेलेबल है आज के टाइम पे। हम्म। अजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, इसके साथ साथ एमोन्टेरेल्सी है, हम्म। और दूसरा मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है। अच्छा अच्छा, अगर कुछ लोग डर के मारे इन मेडिसिन को ज्यादा खा जा रहे हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी होने के चांसेस है? साइड इफेक्ट तो यही हो गया कि बाद में वो रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे ट्रीटमेंट के लिए। ओके, मीन्स अगर सपोज, मतलब अननेसेसरी ट्रीटमेंट लेना भी सही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ट्रीटमेंट के बाद पे हम कमेंट ना ही करें तो अच्छा है। हाँ। माइल्ड फीवर है, अभी का कोरोना का सिम्टम्स ऐसे हैं। पहले दिन में आपको फीवर शुरू होगा, हम्म। फिर 2 3 दिन में फीवर रुक जाएगा, उसके बाद गले में दर्द शुरू होगा, वो 2 दिन 3 दिन रहेगा, उसके बाद खांसी शुरू होगा। तो हम अभी ये कह रहे हैं कि अगर किसी को बुखार शुरू हो रहा है और कहीं पे डाउट लग रहा है कि हम किसी के कांटेक्ट में आ गए हैं, तो इमीडिएटली वो कोरोना के लिए टेस्ट करवा लें। जैसे पोस्ट कोरोना की क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, और एक पेशेंट को रिकवर होने में कितना टाइम लग सकता है? ये माइल्ड केसेस में 1 हफ्ते में रिकवर हो जाते हैं। थोड़ा हम्म। सा मॉडरेट केसेस में 15 दिन लग रहा है, हम्म। और सिवियर केसेस में 1 महीने से 2 महीने तक हो रहा है। ये हम्म। ट्रीट होने के बाद भी ये जो लंग्स उनके अफेक्ट होंगे, तो उसके बेसिस पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो है। किसी को अस्थमा की शिकायत हो रही है, किसी को नौजिया की शिकायत हो रही है, मतलब उल्टी जैसा लगना, या किसी को वीकनेस ज्यादा हो रही है, और किसी को ब्रेन फॉग हो रही है, मतलब सोच नहीं पा रहे हैं। कुछ ये केसेस लॉन्ग आए टर्म हैं। इफेक्ट है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, कुछ लोगों को हार्ट बीट बढ़ रहा है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ आ रहा है, ओके, कुछ केसेस हमने सुने भी कि कई लोगों की मेमोरी भी चली गई है। और कुछ लोगों को डायबिटीज हो रहा है। तो काफी सीरियस प्रॉब्लम है। जो कोरोना को एकदम इजी ले रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, तो वाकई में उनको सोचना चाहिए कि इसकी पोस्ट इफेक्ट कितने खतरनाक हो सकते हैं। माइल्ड कोरोना है, उनको तो ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, हम्म। पर जिनको सिवियर है सिवियर उनके लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है। मेरा उत्तराखंड डीपी है, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्या कोरोना हवा में मर्ज हो गया है? हवा में मर्ज होने की बात नहीं है। अभी का ये है कि अभी जो स्ट्रेन है, फर्स्ट वेव में जो स्ट्रेन था, वो इतना इन्फेक्टिविटी उसका कम था, मतलब उसकी जो स्प्रेडिंग कैपेसिटी थी वो कम थी। लेकिन अभी जो स्ट्रेन है, वायरस ने भी खुद को मॉड्यूलेट कर लिया है, म्यूटेंट हो गया है। जो नए नए म्यूटेंट हैं, ये हम्म। इजीली एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, कि इतना अफेक्ट कर रहे हैं कि हवा में जो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल साइज में, हम्म। ये करके एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। यंग लोगों को इतना क्यों इफेक्ट हो रहा है, और लंग्स में इतनी जल्दी कैसे इफेक्ट हो जा रहा है कि 4-5 दिन में ही डेथ हो जा रही है? इसके लिए हम 2 वजह बता सकते हैं, पर ये भी कंफर्म नहीं है। जो मैं समझ रही हूँ, 2 वजह ये है कि अबव 60 जितने भी लोग हैं, लगभग सब वैक्सीनेटेड हैं। हम्म। तो जैसे पहले हमने डिस्कस किया था, वैक्सीनेशन के बाद डिसीज होने के चांसेस बहुत कम है। और बिलो 60 जो है, उन लोगों में तो वैक्सीनेशन हुआ नहीं है, कुछ लोगों को हुआ है भी है तो एक या दो डोज, एक डोज ही हुआ है। हम्म। ज्यादातर 80% लोगों को एक डोज ही हुआ है, तो वो भी थोड़ा बहुत सेफ है। और बचे हैं बिलो 45 ईयर, तो जिनमें किसी को भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो हम्म। अभी ये समझ सकते हैं कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनमें ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। हेलो। हाँ। और दूसरी वजह ये भी हो सकता है कि ये वायरस अपने आप को बदल रहा है, चेंज कर रहा हम्म। है, होस्ट के बेसिस पे वो भी चेंज हो रहा है। ये हम्म। नया म्यूटेंट है, वो यंग एज को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ की होस्ट और एनवायरनमेंट के हिसाब से और स्ट्रांग बन गया और स्ट्रांग बन गया है, तो ये एकदम से 2-4 दिन में ही। है, एकदम से 2 4 दिन में ही अफेक्ट कर रहा मैम, एक और सब्सक्राइबर है हमारी रानी नेगी। इन्होंने पूछा है, क्या ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होने पर
हमें खुद ही स्टेरॉइड ले लेनी चाहिए? नहीं, मेरा स्ट्रिक्ट जवाब है कि नहीं। स्टेरॉइड आप अपने आप से कभी शुरू मत कीजिए, क्योंकि बॉडी बॉडी का अपना इम्यूनिटी लेवल होता ही है। तो हम्म। पहले उसको एक मौका देना चाहिए कि इन्फेक्शन से फाइट करे। जब वो भी सक्सेसफुल नहीं होता और कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तभी हमें स्टेरॉइड शुरू करना है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये सीआरपी लेवल बढ़ जाता है। हम्म। जिन लोगों में ये प्रॉपर्टी कंट्रोल नहीं हो पाता है, नहीं उनमें हो पाता है। सीआरपी लेवल बढ़ता है। हम्म। तो ऐसे सिचुएशंस में ही हमें स्टेरॉइड शुरू करना है। अपने आप से स्टेरॉइड अपने। शुरू करना या स्टार्टिंग में ही स्टेरॉइड शुरू करना, ये हानिकारक होता है। हम्म। मतलब ये मान लीजिए कि जब हमारा बॉडी का, शरीर का एक नेचुरल रेस्पॉन्स होता है कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अटैक करे, तो ये इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है। बी सेल्स होंगे, टी सेल्स होंगे, ये सारी चीजें उसके खिलाफ फाइट करेंगे और उसको बाहर, शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। हम्म। तो जब आप, स्टेरॉइड क्या करेगा, इस इम्यून रेस्पॉन्स को ही दबा देगा। हम्म। तो स्टार्टिंग में इस इम्यून रेस्पॉन्स को दबाना सही नहीं है। तो ये बाद में ये क्या होता है कि जब इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम्म। अनकंट्रोल्ड रेस्पॉन्स होता है शरीर का, तो हम्म। इस रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेरॉइड दे रहे हैं। ये नहीं कि हम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रहे हैं, हम्म। पर ये है कि हमारे शरीर जो एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स दे रहा है वायरस के खिलाफ, उसको कंट्रोल करने के लिए हम स्टेरॉइड दे रहे हैं। स्टेरॉइड इज नॉट ए क्योर फॉर कोरोना। हम्म। it helps in reducing inflammation. राइट। आई होप कि रानी नेगी को अपना जवाब मिल गया होगा। अभी रीता, हमारी जो सब्सक्राइबर है रीता नेगी, इन्होंने भी पूछा है कि क्या पीरियड और प्रेगनेंसी के दौरान वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, और क्या कोरोना की वजह से ह्यूमन फर्टिलिटी में इफेक्ट तो नहीं होगा? ह्यूमन फर्टिलिटी में तो कोई इफेक्ट नहीं है, अब तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं भी हुआ है और रिसर्च में भी ऐसा कुछ पता नहीं चला है अब तक। और प्रेगनेंसी के लिए, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे वैक्सीन के लिए मना कर, और ओके। पीरियड्स के टाइम तो लगा सकते हैं। पीरियड्स के टाइम तो कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर्स, इनको वैक्सीनेशन के लिए मना कर। तो क्या वैक्सीनेशन लगाने के बाद कंसीव कर सकती हैं? हाँ, कंसीव कर सकते हैं। तो इट इज सेफ, मान मतलब ऐसा लीजिए कुछ कि नहीं है कि किसी ने, ऐसा कुछ नहीं है, आप मान लीजिए कि किसी ने एक डोज वैक्सीन ले लिया है, सेकेंड डोज लगाने से पहले वो कंसीव हुए हैं, तो उनको दूसरा डोज लगाने के लिए, अवॉइड करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। मीन्स आप फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में अगर इस दौरान आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो सेकंड डोज आपको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करना है। रानी नेगी ने एक और क्वेश्चन पूछा है, असली और नकली रेमडेसिविर में क्या डिफरेंस है? कि ये तो यही है कि नकली में ये फार्म ब्रांडिंग का तो पता ही चल रहा है। तो हम्म। किसी में ब्रांडिंग नहीं है, ब्रांड का नाम नहीं है, कंपनी का नाम नहीं है। और जो इंजेक्शन पे आरएक्स लिखा हुआ है, ओरिजिनल पे होता है और इस पे नहीं होता है, फेक में नहीं होता है। और हम्म। कुछ ग्रामर मिस्टेक्स भी होते हैं। और यही नहीं है कि जब हम इसे पलटेंगे, हम्म। इंजेक्शन को पलटेंगे, जो वार्निंग साइंस होते हैं, ये वार्निंग साइन हमें फेक वाले में नहीं होगा। हम्म। और दूसरा, लाइसेंस नंबर नहीं होगा। हम्म। और ग्रामर एरर्स तो हर जगह है, स्पेलिंग एरर्स भी हैं। तो हम्म। ये सारी चीजें हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेक है और कौन सा ओरिजिनल। मैम ये बताइए, जो लोग घर से ही इलाज कर रहे हैं कोरोना का, तो अगर सपोज उनका जो ऑक्सीजन लेवल है, जैसे कि बता रहे हैं कि 94 से अगर बिलो होता है तो तुरंत ये इमरजेंसी केस बनता है, लेकिन क्योंकि सिचुएशन इस तरह से है, हॉस्पिटल नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या वे घर पे ही ऑक्सीजन लगा सकते हैं? घर पे भी ऑक्सीजन लगा सकते हैं, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर, अंडर द एडवाइस ऑफ ए डॉक्टर। अंडर द एडवाइस ऑफ। क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ऐसी फैसिलिटी बना रखा है कि आप वीडियो कंसल्टेशन ले सकते हैं। हम्म। हर जगह वीडियो कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन की सुविधा है।
So you have to consult a doctor and then use oxygen. तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप घर में ही ऑक्सीजन दे रहे हैं तो प्लीज अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर यू शुड डू इट। क्योंकि जब ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन लगाने से इलाज नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ साथ कुछ दवाई चेंज भी करना है, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज करना है। तो ये सारी चीजें आपको डॉक्टर ही बता पाएगा। हम्म। तो हमें एक पल्स ऑक्सीमीटर तो घर में रखा हुआ है और हम उसमें देख रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल 93 है, तो इमिडिएटली जाके इधर उधर भटक के एक ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज कर लिया और ऑक्सीजन लगा लिया, तो ये कोरोना ट्रीट नहीं होगा, हम्म। ये अच्छा, मैं ठीक नहीं होगा। ज्यादा ऑक्सीजन लेने से भी इट्स नॉट सेफ फॉर पेशेंट। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयत। हम्म। मतलब ज्यादा कुछ भी लो, हर जगह हर चीज में ज्यादा कभी भी नहीं लेना चाहिए। करेक्ट। ऑक्सीजन का भी इसलिए कह रहे हैं कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, एडवाइस लें, फिर ऑक्सीजन लगाएं। कई बार स्टीम ज्यादा लें तो उससे भी फेफड़ों में नुकसान हो रहा है। मेडिकली स्पीकिंग, बीइंग एन एलोपैथी डॉक्टर, मैं तो सजेस्ट करूंगी जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो स्टीम यूज करें। वो भी उसमें जो मेडिकेटेड होते हैं वो कैप्सूल्स डाल के वो स्टीम ले लें। और आयुर्वेदिक में भी सजेस्ट कर रहे हैं कि आप स्टीम ले सकते हैं, काढ़ा पी सकते हैं। दैट्स अ डिफरेंट इश्यू अगेन। स्टीम वैसे दिन में कितनी बार लेनी चाहिए? 2-3 बार ले सकते हैं। 2-3 बार ले सकते हैं। अगर आपने ज्यादा लिया हर घंटे या हर 2 घंटे में तो वो भी आपके फेफड़ों को जला सकता है। तो अति बिल्कुल ना करें किसी भी चीज की। हर चीज का एक लिमिट होता है। तो डॉक्टर की गाइडेंस एज लिमिट होता है। बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप कोई स्टेप लीजिए। ये सभी डॉक्टर्स नर्सेस जितने भी हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है सबके लिए न्यू है। और हमें पता है कि डॉक्टर की सिचुएशन इस टाइम में क्या है। वो भी किस दौर से गुजर रहे हैं कि हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं और उसमें अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। मैम थैंक यू सो मच कि आज आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतनी अच्छी जानकारी हमको दी है। आई होप हाँ सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज सभी को यही एडवाइस देंगे कि बिना डॉक्टर की कंसल्ट के कोई भी आप दवाइयाँ ना लें। चलिए फिर मिलेंगे किसी और विषय पर। धन्यवाद। थैंक यू।